हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम देखेंगे लाइट होती क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर मैं मार्कर को देख पा रहा हूँ या आप देख पा रहे हैं, आप अपनी मोबाइल को देख पा रहे हैं, आप अपनी पेन को देख पा रहे हैं, बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो मीन्स वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हमें नीड होती है ताकि हम जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं हम उन्हें देख सकें। तो उसी को हम लिखेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is needed to see things around us। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जो आसपास की चीज़ है उसे देख सकें। अब आपको पता है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है जो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की ऑन लाइट होती है। जैसे कि आपने सन देखा, यहाँ पे जैसे बल्ब ग्लो कर रहा है तो क्या है? इसकी खुद की लाइट है, ये खुद एमिट कर रहे हैं लाइट। लेकिन हम मून की बात करें, इस ऑब्जेक्ट की बात करें या तो ये क्या करते हैं, ये और जो इनके ऊपर लाइट आ रही है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इनकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती, ये क्या करते हैं? सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट which emit their own light is known as luminous object। is known as luminous ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहे हो उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें सेकेंड वन जो कि है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा ऑब्जेक्ट which do not have their own light is known as non-luminous object। ल्यूमिनस का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो सन है, स्टार है। एग्जांपल में हम इसे लिख सकते हैं, सन है, स्टार एक्सेट्रा। वहीं पे इसका एग्जांपल पूछे तो हम लिख सकते हैं मून है हमारे पास। अब यहाँ से आती है हमारे पास कि अब जो लाइट है उसकी नेचर क्या है, मीन्स वो कैसा नेचर शो करती है। तो यहाँ से हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट है, उस पर टू थियरीज हैं। मीन्स ये जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है। तो पहले देखेंगे कि इसका दोनों थियरी क्या कहती हैं, मीन्स इसका नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ लाइट क्या है? नेचर ऑफ लाइट जिसपे क्या है? दो थियरीज हैं। देयर आर टू थियरीज। पहली थियरी है हमारे पास पार्टिकल थियरी।
पार्टिकल थियरी। पार्टिकल थियरी क्या कहती है हमारे पास कि लाइट कंपोज्ड है पार्टिकल से। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच ट्रेवल विथ अ वेरी हाई स्पीड। तो पार्टिकल नेचर हमें पार्टिकल थियरी क्या कहती है कि जो लाइट है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ particles which travels in a straight line with very high speed, straight line with very high speed। लाइट की पहली थियरी कहती है कि पार्टिकल थियरी से मतलब है कि लाइट जो है कंपोज्ड है पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से, जो कि ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में विद वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेचर ऑफ लाइट की दो थियरीज हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। पहली पार्टिकल थियरी क्या कहती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है और जो कि वो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं विथ वेरी हाई स्पीड। और इस पार्टिकल थियरी से हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स हम इस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट अगर पार्टिकल है तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की बात आई तो वहाँ पे जो पार्टिकल थियरी थी वो वैलिड नहीं थी। मीन्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, जो कि है वेव थियरी। और हमें यहाँ पे सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ना है पार्टिकल थियरी में ही। मीन्स पार्टिकल थियरी में ही हमारा जो ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जो वेव थियरी है, जो वेव ऑप्टिक्स है, वो हम क्लास 12th में चल के पढ़ेंगे। तो सेकेंड थियरी है हमारे पास वेव थियरी। सेकेंड है वेव थियरी। अब वेव थियरी क्या कहती है? वेव थियरी कहती है कि लाइट पार्टिकल से नहीं बनी है, लाइट एक वेव है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे होगा लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require a material medium to propagate light consists of electromagnetic wave which do not require a material medium for their propagation. Propagation. वेव थ्योरी हमें कहती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल से ना मिलके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बनी है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है। और इस लाइट को क्या होता है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसके प्रोपोगेशन के लिए। मीन्स उसको अगर ट्रैवल करना है, जैसे कि आपको पता है सन से वो अर्थ के पास आ रही है तो बीच में स्पेस है जहाँ पे वैक्यूम है, तो वहाँ पे वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर सकती है। मीन्स इसे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन पार्टिकल थियरी के अकॉर्डिंग उसमें कोई मटेरियल रहेगा, कोई मीडियम रहेगा, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ,
या ग्लास हुआ, तभी ये क्या करेगी, लाइट ट्रेवल करेगी। लेकिन वेव थ्योरी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग इसमें हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से इवन इन वैक्यूम क्या करेगा, लाइट ट्रेवल करके आ सकती है, मीन्स आती है। यहाँ से हम देखेंगे, जो हम विजिबल लाइट को देखते हैं, जो विजिबल लाइट हमें जैसे कि रेड, ब्लू, ऑरेंज जो देखने को मिलता है, उसकी वेवलेंथ होती है द वेवलेंथ ऑफ visible light is very small. Visible light waves is very small, जो कि होती है 4 से 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के इक्वल। तो यहाँ से जो वेवलेंथ आप देख रहे हैं कितनी छोटी है, 10⁻⁻7 मीटर के 10⁻⁻7 मीटर, इतनी जो इसकी वेवलेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है विजिबल लाइट की। ये 4 इंटू 10⁻⁻7 से लेके 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक हो सकती है। और जो यहाँ पे बात करें, जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, द स्पीड ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अगर मीन्स यहाँ से हमको पता चलता है कि जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे जब कभी आपको एयर में कंसिडर करने को, जब एयर की बात करते हैं तो वहाँ भी ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, जब तक आपको दिया ना रहे कोई अलग से वैल्यू, तो वहाँ पे भी हम एयर और वैक्यूम को आप जनरली बुक में देखेंगे वो कंसिडर कर लेते हैं यही कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। जो वेव थियरी है ये क्या क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है इंटरफेरेंस, उसके बाद ये करती है डिफ्रैक्शन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो दोनों थियरी से कुछ जो फिनोमिनन है वो पार्टिकल थियरी से प्रूफ हो रहे हैं, मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन हमें पार्टिकल थियरी से मिल रहा है, और कुछ का वेव थियरी से, जैसे इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, इनका जो मिल रहा है वो वेव थियरी से मिल रहा है, और जैसे रिफ्लेक्शन हुए, रिफ्रैक्शन हुए, तो वो पार्टिकल थियरी से मिल रहे हैं। तो यहाँ से बाद में कंसिडर किया गया फिजिक्स में कि जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, मीन्स वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। यहाँ से हम कह सकते हैं, कहा गया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर मीन्स डबल नेचर का है, मीन्स लाइट शो पार्टिकल as well as wave nature depending on the situation, depending on the situation, it is in, मीन्स वो जिस
किस सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेचर शो करता है। जैसे वो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन की बात करेगी होगी तो वहाँ पे पार्टिकल नेचर शो करेगा, और वहीं पे अगर वेव नेचर की बात करें तो वहाँ पे शो करेगा वेव नेचर, जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा हो, डिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे वेव नेचर शो करेगी। अब यहाँ से हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है यहाँ से हम देखेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्रोसेस है जो कि ये एक प्रोसेस है जब कोई लाइट जाती है, जैसे लाइट यहाँ पे लाइट रेज आ रही है इस पे बोर्ड पे, यहाँ पे हिट होने के बाद बाउंस बैक कर रही है, मीन्स यहाँ से बाउंस बैक करके वापस जा रही है। जब ये बाउंस बैक हो रही है नेक्स्ट, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है कि कोई ये एक प्रोसेस होता है जब कोई भी लाइट हिट करती है किसी भी सरफेस को और फिर बाउंस बैक करती है, तो या फिर हम कह सकते हैं सेंडिंग बैक ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम कह सकते हैं। अगर किसी भी सरफेस पे लाइट रेज आ रही है और इस पर हिट करने के बाद इसे सेंड बैक किया जा रहा है, मीन्स यहाँ पे अगर लाइट रे आई उसके बाद ये सरफेस से यहाँ पे टकराती है और फिर वापस ये सेंड बैक हो जाती है, तो क्या होता है इसी जो सरफेस पे टकरा रही है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम लिखेंगे द प्रोसेस of sending back, the process of sending back the light rays which falls on the surface of an object is known as, या is known as लिख सकते हैं, is known as reflection of light। reflection of light। जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ या आप अपनी पेन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लाइट जा रही है पहले वो हिट करके वापस बैक आ रही है जो कि हमारी आइस पे आ रही है, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो वही है ये जो प्रोसेस है सेंडिंग बैक, जो लाइट जो सरफेस से टकरा रही है और वापस आ रही है। अगर हम कहें कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इस पर कोई लाइट रे आई, टकराने के बाद ये सेंड बैक की गई, तो इसी सरफेस पे जब टकराई उसके बाद ये सेंड बैक हुई, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जो रिफ्लेक्शन, अब कहाँ पे रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, जैसे कि अगर कोई पॉलिश सरफेस है तो रिफ्लेक्शन वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। अगर वहीं पे रफ सरफेस की बात करें तो वहाँ पे अच्छे से नहीं होता है। जैसे कि आपने मिरर देखा, अगर मिरर को हम एक साइड कहीं पे घर के कोने में रख दें तो वहाँ पे क्या आपको एक साइड वो कहीं से अच्छे से दिखेगा और कहीं पे जाने पे आपको नहीं दिखेगा। अगर आप वहीं पे चेयर रख देते हैं तो वहाँ पे आपको चेयर, हर जो रूम का हर कोना है, आप किसी भी कॉर्नर में चले जाएं या मीन्स रूम के किसी भी पार्ट पे चले जाएं उस रूम के, तो वहाँ पे आपको चेयर देखने को मिलेगी। चेयर क्यों? क्योंकि उसका रफ सरफेस है और वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है वो जो जब हिट कर रही है सरफेस को, वहाँ पे वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है क्योंकि रफ सरफेस होने की वजह से। लेकिन मिरर के केस में क्या है, वहाँ पे जो उसका सरफेस है वो इतना स्मूथ है, ये आप पॉलिश है कि वो उस पर क्या करते हैं, टकराने के बाद वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन कर पाता है, मीन्स उतना वाइड रेंज में नहीं कर पाता, इसलिए वो हमको मिरर पूरे रूम में दिखाई नहीं देगा अच्छे से। लेकिन अगर चेयर हमने रखा है तो अगर हम रूम के
उस रूम में किसी भी पार्ट पे चले जाएं तो हमें वो अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है द ऑब्जेक्ट हैविंग द objects having polished shining surfaces reflect more light than the object having unpolished dull surface. Let's suppose that अगर ये मार्कर है और एक मिरर हम लाएं तो वहाँ पे मार्कर से आपको लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट कम होगी, लेकिन जो मिरर होगा उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा इस एज़ कम्पेयर टू द मार्कर। मीन्स मार्कर के कंपैरिजन में वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर यहीं पे हम वॉल की बात करें तो वॉल पे भी रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, लेकिन मिरर अगर हम लगा दें, ग्लास लगा दें, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका स्मूथ सरफेस है और पॉलिश्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो वही है, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन द ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेसेस। मीन्स कि जो इस ऑब्जेक्ट का पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस होगा वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और उसके कंपैरिजन में जिस ऑब्जेक्ट का कि अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेस है उसके कंपैरिजन में रिफ्लेक्ट करेगी मोर लाइट को। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। कैमरा ऑफ रह गया था तो इसे मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर मेटल है वो क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। मीन्स अगर इस पर लाइट रेस जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा जो लाइट रेस है उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ऑलमोस्ट क्या करता है, ये सारी जो इस पर लाइट फॉल कर रही हैं उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि इसकी जो सरफेस है वो ईजिली स्क्रैच हो जाती है और जल्दी ही ये रफ़ हो जाती है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए, मीन्स इसको रफ़ और स्क्रैच से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक रेड पेंट का कवर चढ़ा देते हैं। मीन्स टू प्रिवेंट दिस वी कवर्ड इट बाई ए रेड पेंट। इसी को प्रिवेंट करने के लिए, इस स्क्रैचिंग एंड रफ़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर रेड पेंट को चढ़ा देते हैं, रेड पेंट से इसे कवर कर देते हैं। Ordinary mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of a plain glass sheet। जैसा कि आपने घर में देखा होगा, जो आप ऑर्डिनरी प्लेन मिरर यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, उसके बैक साइड पे आप देखेंगे तो उस पर एक रेड कलर का कोटिंग होती है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वो जो पेंट होता है वहीं पे क्या होता है, पहले उस बैक साइड पे वहाँ पे सिल्वर मेटल का, जो सिल्वर मेटल को क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। थिन लेयर, बहुत थिन लेयर होती है, और द सिल्वर लेयर इज़ देन प्रोटेक्ट बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट। तो आपने उसे रेड देखा होगा, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसके बाद जब उस पर थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है तो उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, रेड पेंट से कोट कर देते हैं। और जो रिफ्लेक्शन होता है वो सिल्वर सरफेस पे होता है। जो मिरर में सिल्वर सरफेस लगा हुआ है वहीं पे रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, अगर आप कोई पूछे प्लेन मिरर में, तो वो होता है एट सिल्वर सरफेसेस। और प्लेन मिरर का जो सिंबल होता है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, उसमें कुछ इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं प्लेन मिरर को। ये क्या है, प्लेन मिरर, प्लेन। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज हैं।
उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होते वक्त उसमें जो रेज आती हैं, जो रिफ्लेक्ट रे होती है और जो एंगल होते हैं वो सब क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं। लेट्स सपोज दैट ये एक प्लेन मिरर है, इस पर एक रे आई इस तरह से और यहाँ पे हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई कुछ इस तरह से। तो ये जो रे होती है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट हो रही है उसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्लेक्ट होके जाती है तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई है इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। और यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक होता है नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो नॉर्मल होता है ये जो मिरर या जो भी सरफेस होगा जिस पे भी हम ले रहे होंगे वहाँ पे ये क्या करता है, सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। मीन्स ये जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये वाला एंगल जो है इसे हम डिनोट करते हैं आई से और इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसी को कहते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे the reflected ray point of incidence and normal all lies on same plane, पहला लॉ हमसे ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, वो क्या करेगा, एक प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई रेस मीन्स ये आउटसाइड द बोर्ड आ रही है या इनसाइड द बोर्ड जा रही है। मीन्स जो भी होंगी ये सारी एक ही प्लेन पे होंगी। मीन्स वो प्लेन से ना बाहर आएंगी ना प्लेन के अंदर जाएंगी, सब होंगी एक ही प्लेन पे होंगी। और सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. That is angle I is equal to angle R। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत होगी। और जब भी आपसे कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे तो वहाँ पे आप दो स्टेटमेंट ये बताएंगे कि जो पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। एंड सेकेंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या करेगा, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स जो नॉर्मल से इनका एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल का और रिफ्लेक्टेड रे का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।